वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चले। इक्तिसादी रब्ता कमेटी इजलास में दीनी मदारिस के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर ली गई है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत ECC इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ारत तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने दीनी मदारिस के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट समरी पेश की। दीनी मदारिस के लिए 9 करोड़ 61 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर कर ली गई। इजलास में माजूर अफराद की स्कीम के तहत गाड़ियों की कस्टम्स ड्यूटी फ्री दरामद के कानून में तरमीम पर गौर किया गया। ECC ने माजूर अफराद के लिए टैक्स फ्री गाड़ी इम्पोर्ट करने की इजाज़त दे दी, जिसके तहत 1500 cc तक गाड़ी ड्यूटी फ्री दरामद की जा सकेगी। माजूर अफराद 10 में से एक गाड़ी दरामद कर सकेंगे। ECC ने रेलवे के अखराजात के लिए 6 अरब रुपए की मंजूरी भी दी, जबकि NCOC के लिए 21 करोड़ 90 लाख की ग्रांट समेत रूलिंग स्पेक्ट्रम स्ट्रेटेजी 2020-23 के इजरा की मंजूरी दे दी गई। कौमी असम्बली से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक मंजूर किया जाने वाला इंसदाद से दहशतगर्दी बिल को ऐवान बाला ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास हुआ। कौमी असम्बली से FATF से मुतालिक मंजूर किए जाने वाले इंसदादी दहशतगर्दी बिल को पेश किया गया, जिसे ऐवान बाला ने मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन में इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए, जिसके बाद बिल को कसरते राय से मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब सेनेट में FATF से मुतालिक एक और ऑपरेटिव सोसाइटी बिल पेश किया गया, जिसे मंजूर कर लिया गया, जबकि जमात इस्लामी ने इस बिल की मुखालफत में वोट दिया। इससे कबल गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतलका तीसरा इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 कसरते राय से मंजूर किया था। इंसदादी दहशतगर्दी तीसरे तरमीमी बिल 2020 के मुताबिक तफ्तीशी अफसर अदालत की इजाजत से 60 दिन में 22 टेक्निक्स इस्तेमाल करके दहशतगर्दी में रकूम की फराहमी का सुराख लगाएगा। इन टेक्निक्स में खुफिया ऑपरेशन, मवासलात का सुराख लगाना और कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेना शामिल है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से PCB के चेयरमैन एहसान मानी, चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, हेड कोच और चीफ सिलेक्टर और कौमी टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म से खिलाड़ियों की मुलाकात में डोमेस्टिक क्रिकेट के ढांचे से मुतालिक मशावरत की गई। साबिक क्रिकेटर्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे से मकामी खिलाड़ी बेरोजगार हुए, ताहम वज़ीर-ए-आज़म ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि रीजनल क्रिकेट सबसे बेहतरीन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। पुराना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ख़त्म होने से पैदा होने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा है। अगर क्रिकेट ठीक करनी है तो डोमेस्टिक रीजन क्रिकेट वाहिद हल है। नए डोमेस्टिक ढांचे से हकीकी टैलेंट ऊपर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इतना टैलेंट दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं देखा। क्लब क्रिकेट से बराह रास्त खिलाड़ी कौमी टीम में शामिल होते हैं। इस टैलेंट को ऊपर लाने के लिए एक बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है। और यहाँ आपको बताते चलें, पाकिस्तान में मिस्री सफ़ीर तारिक डोहरोरो की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दौरान मुलाकात दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री सफ़ीर को पाकिस्तान में तैनाती और बतौर सफ़ीर जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। फ़रीक़ैन ने पाकिस्तान और मिस्र के माबैन मौजूद गहरे दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा OIC जैसे बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान और मिस्र के माबैन गहरे रवाबित का होना काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और मिस्र के माबैन बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशें बरोए-कार लाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान और मिस्र के माबैन क़यादत और अवाम की सतह पर रवाबित को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सिंध हुकूमत ने कराची की तरक्की और बहाली के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी, जो शहर की बहाली, तरक्याती प्रोजेक्ट और बेहतरी के लिए कामों की मॉनिटरिंग करेगी। सिंध हुकूमत के महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने सूबाई राब्ता और अमल दरामद कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबराह वज़ीर आला सिंध होंगे, जबकि चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी प्लानिंग, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी मैस ट्रांजिट, पाक फौज के 5 कोर और NDMA के नुमाइंदे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर कराची और PCIC मेंबर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। खुसूसी कमेटी कराची में तरक्याती प्रोजेक्ट, शहर की बहाली और बेहतरी के लिए कामों की मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए वफाक के साथ राब्ते में रहेगी। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम हुकूमती दहशतगर्दी का शिकार हो चुकी है। यहाँ आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलें।
العزیزیہ ریفرنس نواز شریف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم نامہ جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت وفاقی حکومت کو نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کا حکم دے دیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ وفاقی حکومت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کے وارنٹ کی تعمیل کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت سے قبل نواز شریف کی حاضری یقینی بنانے کی کارروائی ہوگی۔ قانون کے مطابق اپیلوں پر سماعت کے لیے نواز شریف کی حاضری ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وزارت خارجہ کے سابق افسر طفیل قاضی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس فیاض احمد انجم چندران نے طفیل قاضی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت درخواست گزار وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 10 اگست کو نیب نے پاکستانی ہائی کمیشن بلغاریہ میں مبینہ کرپشن کے الزام میں طفیل قاضی کو گرفتار کیا۔ جس کیس میں گرفتاری ہوئی اس پر ابھی تفتیش جاری ہے۔ 31 دن تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں رکھا گیا۔ حراست کے دوران نیب کوئی بھی چیز بازیاب نہ کروا سکا، جبکہ نیب کے مطابق طفیل قاضی بلغاریہ میں پاکستانی سفارت خانے میں تعینات رہے، جہاں ملزم نے سفارت خانے میں بطور اکاؤنٹنٹ سرکاری فنڈ کو 62 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا۔ طفیل قاضی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی مزید کارروائی 23 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ عبدالرحمان شیخ، JNN، اسلام آباد۔ اور یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی 9 ماہ کی کارکردگی جاری کر دی گئی۔ رپورٹ JNN نیوز کو موصول ہو گئی۔ رپورٹ کے مندرجات کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عثمان مغل۔ جی عثمان، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی 9 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جو وہ JNN نیوز نے حاصل کر لی ہے، اور محکمہ ایکسائز نے جو وہ سال 2020 میں 36,402 پرائیویٹ گاڑیاں جو ان کو رجسٹرڈ کی ہیں، جبکہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے رواں سال 266 کمرشل جبکہ 760 سرکاری گاڑیاں جو ان کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے، اور رواں سال میں 3 بسز، 1,152 وینس اور 17,065 موٹر سائیکل جو وہ رجسٹرڈ کیے گئے ہیں۔ سرکاری طور پر جو وہ 6 بسیں، 35 وینس اور 2 ایمبولینس اور 280 موٹر سائیکل جو وہ رجسٹرڈ کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال مجموعی طور پر جو وہ 69,585 پرائیویٹ گاڑیاں جبکہ 1,091 کمرشل اور 1,390 گاڑیاں جو وہ رجسٹرڈ کی گئی ہیں۔ پرائیویٹ جو وہ 21,982 جبکہ سرکاری طور پر 369 موٹر سائیکل جو وہ رجسٹرڈ کیے گئے ہیں۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے رواں سال 4 ارب 80 کروڑ 58 لاکھ 5,735 روپے کا جو ریونیو تھا وہ اکٹھا کیا، اور اس میں جو ہے وہ احتیاط ٹیکس کی مد میں رواں سال 1 ارب 54 کروڑ 69 لاکھ 69,160 روپے کا جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کیا گیا۔ اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو گزشتہ سال میں جو وہ محکمہ ایکسائز کی جانب سے 9 ارب روپے کا جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کیا گیا تھا، جبکہ رواں سال کی اگر بات کی جائے تو رواں سال میں صرف یہ ریونیو جو ہے یہ 9 ارب تک 9 ارب کی بجائے جو 4 ارب تک جو وہ پہنچا۔ 5 ارب روپے کا جو وہ محکمہ ایکسائز اسلام آباد کو اس وقت بھی جو وہ خسارے کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر مجموعی طور پر بات کی جائے جس طرح حکومت کی جانب سے جو مجموعی طور پر جو قرضے تھے وہ 4,400 ارب روپے جو قرضے تھے، اس میں سرکاری جو محکموں کے لیے قرضے لیے گئے تھے وہ 96 ارب روپے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو سرکاری اداروں پر جو خسارہ ہے وہ کم نہیں کیا جا سکا، اور اس وقت بھی محکمہ ایکسائز اسلام آباد کو 5 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان مغل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حکومت نے اپنی عددی برتری کی بدولت اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کئی اہم قوانین منظور کروا لیے، جن میں اینٹی منی لانڈرنگ، متروکہ وقف املاک بل، اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل، پاکستان میڈیکل کمیشن بل اور معذوروں کے حقوق سے متعلق بل شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے خطاب کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی سربراہی میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان، قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سمیت بڑی تعداد میں حکومتی اور اپوزیشن کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ شریک ہوئے۔ تاہم پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری اور خورشید شاہ اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے متروکہ وقف املاک بل منظوری کے لیے پیش کیا، جسے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود منظور کر لیا گیا۔ وفاق کے
کے زیر انتظام علاقوں میں مساجد اور امام بارگاہوں کے لیے زمین وقف کرنے سے پہلے رجسٹرڈ کروانا ہوگی۔ مدارس اور دیگر فلاحی کاموں کے لیے بھی زمین وقف کرنے سے قبل رجسٹرڈ کروانا ہوگی۔ بل کے تحت قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 2.5 کروڑ روپے جرمانہ اور 5 سال تک سزا ہوگی۔ حکومت چیف کمشنر کے ذریعے وقف املاک کے لیے منتظم اعلیٰ تعینات کرے گی۔ منتظم اعلیٰ کسی خطاب، خطبے یا لیکچر کو روکنے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ منتظم اعلیٰ قومی خود مختاری اور وحدانیت کو نقصان پہنچانے والے کسی معاملے کو بھی روک سکتا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے کیے گئے مطالبے پر اسپیکر نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو فلور دے دیا، لیکن شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کو اظہار خیال کے لیے فلور دینے پر اعتراض کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس نے ترمیم پیش کی ہو، ایوان میں اسے ہی بات کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر بلاول بھٹو زرداری کی کوئی ترمیم ہے تو ضرور بات کریں، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے بلاول بھٹو زرداری سے مائک واپس لے لیا۔ بعد مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر ایوان نے اینٹی منی لانڈرنگ دوسری ترمیم 2020 پیش کیا، اسے بھی پارلیمنٹ میں منظور کر لیا گیا۔ اینٹی منی لانڈرنگ بل کی شک وار منظوری کے دوران مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جس طرح ایوان چلا رہے ہیں، کیا اس سے ایوان کے تقدس میں اضافہ ہو رہا ہے؟ رولز 26 کے مطابق کسی بھی ترمیم پر بحث کرانا ضروری ہے۔ یہاں معلوم نہیں آپ کون سی ترمیم پر بات کروا رہے ہیں، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ میں ایوان کو قواعد کے مطابق چلا رہا ہوں۔ بل پر پہلے بحث ہو چکی ہے، اب منظوری کا عمل شروع ہے۔ اسپیکر نے شاہد خاقان عباسی کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے منی لانڈرنگ بل پر شک منظوری کے لیے شروع کر دی۔ اسپیکر نے شاہد خاقان عباسی کے اعتراض کو نظر انداز کرتے ہوئے منی لانڈرنگ بل پر شک منظوری شروع کرا دی۔ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے کارروائی کا واک آؤٹ کر دیا، لیکن پارلیمنٹ میں حکومت کی جانب سے قوانین کی منظوری کا عمل جاری رکھا گیا۔ اینٹی منی لانڈرنگ بل کی منظوری کے بعد مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل 2019 مشترکہ اجلاس میں پیش کیا اور اسے بھی کثرت رائے سے منظور کرا لیا گیا۔ حکومت نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کے بعد اپوزیشن کی غیر موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ضمنی ایجنڈا کے تحت پاکستان میڈیکل کمیشن بل 2019 بھی منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ یہ قانون بھی کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔ اپوزیشن کی غیر موجودگی میں وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے معذوروں کے حقوق سے متعلق بل منظوری کے لیے پیش کیا۔ پارلیمنٹ نے اس بل کو بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وزیر اعظم کے خطاب کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں نہیں گیا، جبکہ اپوزیشن نے FATF قانون سازی کو کرپشن کیسز سے بچانے کے لیے استعمال کیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اتحادی پارٹی ارکان اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے لیے بڑا اہم دن ہے۔ گرے لسٹ ہمیں وراثت میں ملی، بلیک لسٹ میں گئے تو پاکستان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے باعث بلیک لسٹ میں گئے تو سارا دباؤ روپے پر پڑے گا۔ تحریک انصاف کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں نہیں گیا۔ موجودہ حالات میں امید تھی اپوزیشن FATF پر قانون سازی میں ساتھ دے گی۔ یہاں بتاتا چلوں کہ ساری اپوزیشن بری نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قانون سازی کے دوران ہر قسم کی بلیک میلنگ کی کوشش کی گئی۔ اپوزیشن کی 34 ترامیم کا مطلب نیب کو دفن کر دو۔ منی لانڈرنگ صرف پاکستان ہی کا نہیں، پوری دنیا کا ایشو ہے۔ پیسہ لوٹنے والے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں۔ ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں منی لانڈرنگ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح مے فیئر میں فلیٹ خریدے جاتے ہیں، انہی پیسوں سے اسپتال بنائے جا سکتے ہیں۔ TT's کیس پورا ایک منی لانڈرنگ کا ایک ریکٹ ہے۔ اپوزیشن نے کہا کہ منی لانڈرنگ کو نیب قانون سے نکال دو۔ اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو اپوزیشن کو کیوں اتنی فکر ہے؟ ہمیں تو کوئی فکر نہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومتی اراکین نہ صرف عجلت میں بلکہ نااہلی سے کام کر رہے ہیں، ایسے بل بنا رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد اور شہریوں کے خلاف ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان نے FATF بل کے حوالے سے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں جو ترامیم ہم نے حکومت کو دی تھیں وہ رد کی گئیں، اب وہی ترامیم بل میں شامل کر کے پاس کروائی جا رہی ہیں۔ ہم نے تجویز دی تھی کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو تفتیش کی جائے گی وہ نیب قانون کے تحت نہ کی جائے۔ شاہد خاقان عباسی کا مزید کہنا تھا کہ آج سینٹ سے مسترد شدہ ترامیم بھی مشترکہ اجلاس کا حصہ ہیں۔ موجودہ حکومت FATF کی آڑ میں کالے قوانین بنا رہی ہے، ایسا کالا قانون دنیا میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر 180 روز کے لیے گرفتار کر کے حبس بے جا میں رکھا جاتا ہے۔ گرفتاری کے 24 گھنٹے میں نیب کی جانب سے تحریری وجہ فراہم کرنا ضروری ہے، جبکہ نیب پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ بن چکا ہے۔
वफाकी तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2021 के लिए मामूल के निसाब को कम करने की मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत में मैट्रिक के तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर है कि वफाकी तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान 2021 के लिए मामूल के निसाब को कम करने की मंजूरी दे दी। वफाकी तालीमी बोर्ड का कहना है कि मौजूदा हालात में तलबा की सहूलत के पेश नजर फैसला किया गया है कि इम्तिहान 2021 के लिए मामूल के निसाब को कम किया जाए। निसाब वफाकी तालीमी बोर्ड की वेबसाइट पर आवेजा कर दिया गया है। तलबा और साथीज़ा निसाब वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस शाहिद जमील खान ने असातिज़ा यूनियंस की जानिब से दायर पटिशन में महकमा तालीम को असातिज़ा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन ने रैशनलाइजेशन पॉलिसी को चैलेंज कर रखा है। काजी इमरान, आसिम, जाहिर शाह वगैरह ने हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दायर पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तबादलों में असातिज़ा को घरों से कहीं 100 किलोमीटर दूर भिजवाया गया, हत्ता कि ख़वातीन असातिज़ा को भी दूर दराज इलाकों में भेजा गया। समाअत के मौका पर एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब, डायरेक्टर समेत दीगर महकमा तालीम के अफसरान के अलावा PTU रहनुमा शाहिद मुबारक, काजी इमरान जाहिद, साबर सत्ती समेत दीगर भी अदालत में मौजूद थे। अदालत आलिया ने करार दिया कि सब टीचर्स के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। फासले का तयन जो वेबसाइट से लिया गया वो गलत है। SIS में दुरुस्तगी की जाए, ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी फासले देखे जाएं। अदालत आलिया ने एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स को हिदायत की कि आप लिख के दें कि ये सब करेंगे और तहरीरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे, जिस पर एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स ने 23 सितंबर को असातिज़ा रहनुमाओं को केस टू केस मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने खुले समंदर में कार्रवाई करते हुए 2700 किलोग्राम मंशियात बरामद की और 8 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। PMSA के तैयारे ने मामूल की गश्त के दौरान अपनी समंदरी हदूद में एक मशकूक कश्ती की निशानदेही की जो कि माहीगीरों की कश्तियों के दरमियान छुपी हुई थी, जिस पर PMSA के जहाज को फौरन रवाना किया गया। मुश्तबा कश्ती ने जब PMSA के जहाज को आते देखा तो वो खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगी और फरार होने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जब स्मगलर्स को यकीन हो गया कि वो पकड़े जाएंगे तो स्मगलर्स ने शवाहिद को खत्म करने के लिए कश्ती को आग लगा दी और खुद खुले समंदर में कूद पड़े। PMSA के जहाज ने आग बुझाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन आग ज्यादा फैलने की वजह से कश्ती समंदर में डूब गई। PMSA के जहाज ने इमदादी कार्रवाई करते हुए तमाम 8 स्मगलरों को समंदर से निकाल लिया। बैनुल-अक़वामी मंडी में मंशियात की मालियत 82 मिलियन पाकिस्तानी रुपए है। फ्रांस में यौम दिफा और यौम शोहदा की मुनासबत से पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के नए जारी करदा नक्शे समेत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को उजागर करने के लिए तस्वीर आवेजा की गई। इस मौका पर मेहमानों ने शोहदा के एजाज में फूलों की चादर चढ़ाई और दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। पाकिस्तानी सफारत खाने के नाज़िम एजाज अजीज काजी ने तकरीब से खिताब करते हुए यौम दिफा पाकिस्तान की अहमियत और पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के मुल्क की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि यौम दिफा बहादुर मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, मजबूत इरादियत और कुर्बानी की बेमिसाल जज्बे की अलामत है। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, लेकिन इसे कमज़ोर ना समझा जाए। दुनिया जानती है कि हमारी अमन की ख्वाहिश खित्ते के लोगों की मुआशी खुशहाली के लिए है। उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम पर भारतीय बर्बरियत से मुतालिक शुरा को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। और यहाँ आपको बताते चलें, सऊदी अरब के शहर जद्दा में मेमन यूथ डेवलपमेंट फोरम के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों को खेल की सरगर्मियों से सेहतमंद माहौल फराहम करना था। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 2 टीमों ब्लू और गोल्डन के माबैन फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। फोरम ने 12 सितंबर 2020 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में 8 ऑनलाइन सेशंस और एक बराह रास्त फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसका पहला मैच फोरम के ज़ेर एहतमाम अलकदा स्पोर्ट्स अकेडमी जद्दा में कराया गया, जिसमें 36 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि टीम गोल्डन ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए टीम सीनियर और टीम जूनियर दोनों की ट्रॉफी अपने नाम की। फातह टीम और रनर अप के माबैन मैच बहुत दिलचस्प मरहले से फाइनल स्कोर पर बराबर रहा। MYDF ने शुरा को तारीफी मेडल से भी नवाजा। टूर्नामेंट में 70 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई, लेकिन कोरोना वबा की वजह से महदूद लोगों को शिरकत का मौका दिया गया, जबकि टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी अब्दुल करीम यासीन CEO अलमसीद ग्रुप और हबीब कौसर हैट्रिक आइडियाज कंपनी के मालिक थे। टूर्नामेंट में मलिक अब्दुल कादिर ने भी गोल्डन टीम के साथ हिस्सा लिया। दूसरी तरफ MYDF लेडीज विंग भी जून 2020 में बनाई गई।
चैनल JNN को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल अवार्ड मिलने की खुशी में चैनल JNN के ऑफिस मीरपुर माथेलो में केक काटा गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे इसराफील लाला की इस रिपोर्ट में। जानलेवा वबा कोरोना के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने और इस वबा से बचने की एहतियाती तदाबीर उजागर करने और आवाम में खौफ व हिरास फैलाने के बजाय इनकी हौसला अफजाई करने पर चैनल JNN को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल जैसे बड़े एवार्ड से नवाजा गया। ये खबर सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रेस क्लब मीरपुर माथेलो के सीनियर सहाफ़ी ताज मोहम्मद टावरी, साकिब नसीर गडानी, मकबूल बोजदार, लाला मुश्ताक पठान, गाजी वसीर, सैयद आजम हुसैन शाह व दीगर ने JNN घोटकी के ऑफिस पहुंचकर JNN के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लाला इसराफील खान को मुबारकबाद दी और केक भी काटा जो खसूसन चैनल JNN के नाम से बनवाया गया था। इस मौका पर चैनल JNN के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लाला इसराफील खान ने चैनल JNN से बात करते हुए कहा, आलमी जानलेवा वबा कोरोना के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाने और इस वबा पर गिरफ्त और इससे बचने की एहतियाती तदाबीर को उजागर करने की सिला में मिलने वाले कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल एवार्ड की खुशी में मैं जनाब चेयरमैन राना जमशेद नूर साहब, MD अकील अहमद डार साहब और OSR इंचार्ज शाहिद वसीम साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी साकिब नसीर गडानी ने कहा कि मैं चैनल JNN की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके सख्त मेहनत और मुशक्क़त करके इस इदारे को ये अनमोल काबिलियत बख्शी। कैमरामैन वसीम खोखर के साथ लाला इसराफील, JNN न्यूज़ घोटकी। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मशहूर किरदार दवान अलिफ की पाकिस्तान आमद, एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी की दोस्ताना दावत पर जावेद जदनुल मारूफ JNN की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने दिन रात एक करके सख्त मेहनत और मुशक्क़त करके इस इदारे को ये अनमोल काबिलियत बख्शी। कैमरामैन वसीम खोखर के साथ लाला इसराफील, JNN न्यूज़ घोटकी। ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मशहूर किरदार दवान अलिफ की पाकिस्तान आमद, एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी की दोस्ताना दावत पर जावेद जदनुल मारूफ दवान अलिफ चंद रोज़ा निजी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। मुख्तलिफ तारीखी और सियाहती मुकामात का दौरा भी करेंगे। हाल ही में मकबूलियत पाने वाले तरकीश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के मशहूर किरदार दोहन एलिफ एडवोकेट मुसव्वर अब्बासी की दोस्ताना दावत पर चंद रोज निजी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी करेंगे। इसके साथ साथ मुसव्वर अब्बासी एडवोकेट, मुनीर उस्मानी एडवोकेट समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल में मरकजी किरदार निभाने वाले अदाकार अंगीन अल्तान भी पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। और यहाँ आपको बताते चलें, भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35A की शक्ल में आखिरी रुकावट के खात्मे के बाद भारतीय फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मकबूजा इलाके में रिटायर्ड फौजियों और इंतहा पसंद हिंदू कारकुनों को आबाद करने के लिए मजीद अराजी पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हजारों कनाल अराजी जिसमें ज्यादातर ज़रई और जंगलात की अराजी है 1947 से भारतीय फौज के कब्जे में है और अब कैंपों की तामीर के लिए मजीद अराजी पर कब्जा किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय हुकूमत ने मुतादिद बार बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए मकबूजा इलाके में हजारों फौजी तैनात किए, सख्त कर्फ्यू नाफिज किया और कश्मीरियों को जेलों और घरों में बंद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल की हाई कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे तसल्लुत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत का गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के एकतरफा इक़दाम और इसके बाद नए डोमिसाइल कानून से पूरे मकबूजा इलाके के अवाम में शदीद बेचैनी पैदा हो रही है। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस मुआहदे की तकरीब व्हाइट हाउस में हुई। इसराइल के साथ होने वाला ये अमन मुआहदा इंग्लिश, अरबी और इब्रानी ज़बान में लिखा गया है। दस्तखत करने के बाद चारों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। अमारती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद का इस मौका पर अपने खिताब में कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मदद के बगैर ये मुआहदा तय पाना मुमकिन नहीं था। अमन मुआहदा UAE, अमेरिका और इसराइल तीनों की कामयाबी है। शहज़ादा अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम मुस्तक़बिल पर किसी की ख्वाहिश है।
मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सरगर्मी हमेशा से मुस्बत रही है। इस मौका पर बात करते हुए बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कई सालों से मशरिक़ वस्ता जंग को जदल में घिरा रहा। तकरीब से पहले सदर ट्रंप ने दावा किया कि मज़ीद 5 से 6 ममालिक इसराइल को तस्लीम करने के इंतहाई करीब हैं, ताहम उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया। इसके अलावा कतर ने इसराइल को तस्लीम करने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कतरी हुकूमत के तर्जुमान का कहना था कि इसराइल को तस्लीम करना मसला फ़लस्तीन का हल नहीं है। ये मसला तब तक हल नहीं हो सकता जब तक फ़लस्तीनी एक मकबूजा इलाके में मजबूर रहेंगे। नए कारोबारी हफ्ते के आगाज से मुसलसल तीसरे रोज भी डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 12 पैसे इजाफा होने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 166.26 से बढ़कर 166.34 रुपए पर बंद हुआ है। ओकाड़ा के आर्ट्स काउंसिल में पुलिस की जानिब से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत DPO उमर सईद मलिक और AC आमना मौदूदी ने की। मज़ीद जानते हैं JNN के नुमाइंदे राना सलीम की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा आर्ट्स काउंसिल में पुलिस की जानिब से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिला में सेमिनार और वाक का एहतमाम किया गया। वाक की क़यादत DPO उमर सईद मलिक AC आमना फारूक मदूदी ने की। वाक और सेमिनार में तमाम शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और खवातीन ने शिरकत की। खवातीन पर तशद्दुद और दीगर जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे अमल जारी रखेंगे। कुछ दिन पहले मोटरवे पे एक बड़ा अलगनाक वाक़या हुआ और उस वाक़े जब तक वो मुलज़िम नहीं पकड़े गए तो जो शख्स सीने में दिल रखता था वो शायद रातों को सोया भी नहीं। सेमिनार से खिताब करते हुए DPO उमर सईद मलिक ने कहा कि जिला उकाड़ा की हदूद में अगर गैरत के नाम पर कोई कत्ल हुआ तो इसकी मदयत रियासत लेगी। असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा आमना फारूक मदूदी ने कहा कि पुलिस की तरफ से सेमिनार और वाक के इनकाज से देहातों और दूर दराज के इलाकों में ये पैगाम पहुंचेगा कि खवातीन को इस सिलसिला में इल्म होना चाहिए कि इनके हकूक में वो कहाँ से मदद हासिल कर सकती हैं। ज़िला की हदूद में गैरत के नाम पर खतून के कत्ल की सूरत में मुद्दत की ज़िम्मेदारी रियासत अपने ज़िम्मा लेगी। राना मोहम्मद सलीम JNN न्यूज़ उकाड़ा। सानेहा मोटरवे पर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शदीद एहतजाज। रावलपिंडी चैम्बर से जिम खाना तक एहतजाजी रैली में खवातीन ने भी शिरकत की। बाजू पर काली पट्टियां और प्ले कार्ड्स पर खवातीन के हुकूक के लिए मुख्तलिफ नारे दर्ज किए गए। रावलपिंडी चैम्बर का हुकूमत और अदलिया से मुलजिमान को सख्त सजा देने का मुतालबा। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लाहौर मोटरवे वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इस मौका पर सदर चैम्बर सबू मलिक का कहना था कि हम सब वाक़े में मुतासरा खानदान से इजहार यकजहती करते हैं। जबकि दूसरी जानिब ग्रुप लीडर सोहेल अल्ताफ ने कहा कि कोताही के मुर्तकिब इदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उनका मजीद कहना था कि ऐसे वाक़े में खातून की शनाख्त मख्फी रखी जाए। रावलपिंडी चैम्बर ने मुतालबा किया कि मोटरवे समेत तमाम शाहराहों पर सफर महफूज बनाया जाए और मोटरवे पर ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी की जाए। सदर चैम्बर सबू मलिक ने कहा कि ऐसे वाक़यात की फौरी समाअत के लिए खसूसी अदालतें बनाई जाए। हुकूमती SOPs के तहत रावलपिंडी के स्कूल खुलने के बाद वालिदैन ने सुख का सांस लिया। बच्चों की तालीमी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान हैदर बरी। स्कूल खुलते ही वालिदैन ने सुख का सांस लिया। कोरोना के बायस स्कूलों की बंदिश पर बच्चों की तालीमी सरगर्मियां बिल्कुल महदूद होकर रह गई थी। गवर्नमेंट ने तालीमी सरगर्मियों की बहाली के लिए तमाम तालीमी इदारे मरहलावार SOPs का एहतराम करते हुए खोलने की इजाज़त दे दी। हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज हमारा स्कूल का पहला दिन है। सर ने हमें नई कॉपियाँ दी हैं, सारे दोस्तों से मिले हैं, बहुत खुश हुए हैं। हमें स्कूल वालों की तरफ से मास्क मिला है, सैनिटाइज़र मिला है और नई कॉपियाँ पेन ये मिले हैं। स्कूल आने से पहले तो हम घर में हर वक्त गेम में खेलते रहते थे, तो स्कूल आया तो अच्छा फील हो रहा है। सारे दोस्तों के साथ भी अच्छा फील हो रहा है, यहाँ पर भी तो बहुत अच्छा लग रहा है हम सबको भी। बच्चों की तालीमी सरगर्मियां बहाल होते ही दोस्तों से मुलाकातें और स्कूलों में पहुंचकर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। दोस्तों से मुलाकातें और पढ़ाई दोबारा शुरू होने पर बच्चों ने भी हुकूमती इक़दामात का शुक्रिया अदा किया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी तालीम दोबारा शुरू हो गई है और मैं अपने दोस्तों से भी आज मिला हूँ, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। हुकूमती SOPs के तहत खुलने वाले तमाम स्कूलों में हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और बुखार चेक करने के लिए इंतजामात तो कर दिए गए, लेकिन छुट्टी के वक्त इन तमाम मामलात को बालाए ताक रख कर बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त लेने के लिए आने वाले वालिदैन की जानिब से किसी भी किस्म की SOPs का एहतराम नहीं किया गया, बल्कि तमाम हुकूमती इक़दामात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हुकूमती SOPs का ख्याल करते हुए
آج سکول کھل گئے ہیں، جہاں پہ سکول کھلنے کے بعد بچے بہت زیادہ خوش ہیں، وہاں والدین کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیمرہ مین ملک سرفراز کے ساتھ چودھری عدنان بری، JNN راولپنڈی۔ کبیروالا میں کرونا وائرس کے سبب بند تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے۔ پہلے مرحلے میں 9ویں 10ویں اور کالجوں میں تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید احمد کی اس رپورٹ میں۔ کبیروالا میں کورونا وائرس کے سبب بند تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے۔ پہلے مرحلے میں 9ویں 10ویں اور کالجوں میں تدریسی عمل شروع ہو گئے ہیں۔ بچے پھر سے اسکولوں میں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ وہی پرانا ماحول پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ پھر سے اسکولوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ بچے اسکول آ کر بہت خوش ہیں۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ہمارا اسکول کھلا ہے۔ ہمیں آن لائن کلاسز تو دی جاتی تھیں، لیکن اس میں ہم اچھے طریقے سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہمارا اسکول کھلا جس سے ہمارا ٹوٹا ہوا نظام ٹھیک ہوا اور اب ہمیں تعلیم حاصل کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت خوش ہیں کہ بہت دنوں بعد ہمارا اسکول کھل گئے ہیں اور جو ہمارا ٹائم ویسٹ ہوا ہے اب انہیں ہم یوٹیلائز کریں گے اور بہت زیادہ محنت کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 186 دن کے بعد دوبارہ آج اسکول کھلے ہیں اور اسکولوں میں تعداد جو ہے وہ کافی بہتر ہے۔ بچے جو ہیں بہت پرجوش ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اسکول میں حکومت کے بتائے ہوئے SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اسکول انتظامیہ نے بھی کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں۔ ہر آنے والے بچوں کے ہاتھوں پر سینیٹائزر اسپرے کیا جا رہا ہے اور بنا ماسک کے آنے والے بچوں کو ماسک بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید احمد چودھری، JNN کبیروالا۔ رخ کرتے ہیں حیدرآباد کا، جہاں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر قاضی تجمل حسین کی گاڑی سفر کے دوران کھائی میں گر گئی، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر قاضی تجمل حسین سواق کے شہر مینگورہ میں سفر کے دوران ان کی گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں اسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خارق حقیقی سے جا ملے۔ اس وقت ان کی لاش مینگورہ ہسپتال میں موجود ہے۔ قانونی کارروائی کے بعد ان کی لاش کو ورثاء کے حوالے کیا جائے گا۔ ڈچ کوٹ خون سفید ہو گیا، بیٹے نے بیوی کے ساتھ مل کر باپ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ ڈچ کوٹ کے علاقہ جالندھر روڈ پر زمین کا ٹکڑا ہتھیانے کے لیے بیٹا باپ کا دشمن بن گیا۔ بدبخت بیٹے اور بہو نے بوڑھے باپ کو زمین نہ کروانے پر تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اہل محلہ نے جان چھڑوائی، پولیس نے بوڑھے شخص کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا۔ DPO چنیوٹ بلال ظفر شیخ کی ہدایت پر تھانہ بھوانا کی پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی۔ چوری کے مختلف مقدمات میں مطلوب ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 تولہ سونا، 4,20,000 روپے نقدی اور ایک گائے برآمد کر لی گئی۔ پولیس تھانہ بھوانا کے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تھانہ بھوانا کے ASI نے کارروائی کرتے ہوئے چوری کے مختلف مقدمات میں مطلوب ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے چوری کیا گیا 4 تولے سونا، 4,20,000 روپے اور ایک گائے برآمد کر لی۔ پولیس کا بتانا تھا کہ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ اس موقع پر DPO چنیوٹ بلال ظفر شیخ کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کبیروالا کے نواحی علاقے جھوک موڑ کے رہائشی بلال کو مدرسہ سراج العلوم کے قاری نے تشدد کر کے قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہو گیا۔ کبیروالا کے نواحی علاقہ جھوک موڑ کے رہائشی رکشہ ڈرائیور طیب کا 11 سالہ بیٹا بلال سراج العلوم کبیروالا میں زیر تعلیم تھا، جس کو قاری ابوذر نے تشدد کر کے قتل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تشدد ثابت ہو گیا، جبکہ مدرسہ انتظامیہ کے مطابق بچے کو کرنٹ لگا، جس کی وجہ سے بچہ جاں بحق ہوا۔ سول سوسائٹی اور میڈیا کے دباؤ پر پولیس نے FIR تو درج کر لی، لیکن ملزمان کو ابھی تک نہیں پکڑا جا سکا۔ بچے کے والد طیب کا کہنا ہے کہ شہر کے معززین قاری کو بچانے کے لیے پولیس پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جلال پور پیروالا پیٹرولنگ پوسٹ کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی۔ مشکوک شخص سے چوری شدہ لال مرچیں مالیت 3,000 روپے اور 1 عدد کاربین، 12 بور بما 1 عدد کارتوس برآمد کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ جلال پور پیروالا SP پیٹرولنگ ملتان ریجن کی ہدایت پر شفٹ انچارج سعید احمد کے ہمراہ ٹیم کرموں والی پیٹرولنگ پوسٹ نے ناکہ بندی کر کے ایک مشکوک شخص سے چوری شدہ 30,000 روپے مالیت کی لال مرچیں اور 1 عدد کاربین، 12 بور بما 1 عدد کارتوس برآمد کر کے تھانہ صدر جلال پور پیروالا میں مقدمات کا اندراج کروا دیا۔
SP पेट्रोलिंग मुल्तान रीजन ने पेट्रोलिंग टीम की कारकर्दगी को सराहा और आइंदा तमाम अफसरान को हिदायत की कि शरपसंद और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ घेरा तंग करके ज्यादा से ज्यादा कार्रवाइयां अमल में लाई जाएं। कंदकोट में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ JUIF और चाचड़ बरादरी की जानिब से कौमी शाहराह पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दे दिया गया। धरने के शुरका ने टायर नजर आतिश करके रोड को ब्लॉक कर दिया। धरने के बाद आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। इस मौका पर मुजाहिरीन में शरीक शुरका का कहना था कि कत्ल के मुकदमे में चाचड़ बरादरी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत रईस उर्स मोहम्मद चाचड़ समेत 9 अफराद के नाम दर्ज करने के खिलाफ धरना दिया गया। मुजाहिरीन का पुलिस के आला हुकाम से मुतालबा किया गया कि कत्ल के मुकदमे में बिला जवाब दर्ज किए गए नाम खारिज करके इंसाफ फराहम किया जाए। राजनपुर के नवाही इलाके में गैरत के नाम पर बहन कत्ल, भाइयों का कहना था कि बहन का किरदार ठीक नहीं था। राजनपुर के नवाही इलाके मूसा भाग में भाइयों ने बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। भाइयों का कहना था कि बहन का किरदार ठीक नहीं था, इसलिए इसे कत्ल किया। पुलिस का बताना था कि बहन को कत्ल करने के बाद मुलजिमान ने थाने में खुद को पेश करके गिरफ्तारी दे दी। समुद्री चक नंबर 465 गाफ बे के करीब सिविलियन का ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू की टीमें मौका पर पहुंच गईं। समुद्री थाना सदर के इलाका 465 गांव बे के करीब सोयाबीन का ऑयल टैंकर उलट गया। तफसीलात के मुताबिक सोयाबीन टैंकर की कीमत 50 लाख रुपए बताई जाती है। जराये के मुताबिक टैंकर में तकरीबन 60,000 लीटर सोयाबीन मौजूद था। रेस्क्यू और पुलिस की टीमों ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ओकाड़ा के नवाही इलाके बहावलदास में नामालूम अफराद ने इजाजतनामे शख्स को कत्ल कर दिया, जबकि वर्सा का कहना है कि सफा कातिल इजाज को कत्ल करने के बाद लाश भी उठा कर ले गए। मकतूल की अपनी बीवी और ससुराल के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था। रूठी बीवी मकतूल को संगीन नताइज की धमकियां देती थी। एजाज के कत्ल में बीवी और इसके भाई शामिल होने का शुबा है। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वकूआ पर पहुंच गई। पुलिस का कहना था कि तफ्तीश में ताहाल कत्ल का कोई सुराग नहीं मिल सका। कोशिश कर रहे हैं मुलजिमान तक पहुंच जाएं। चोनिया पुलिस की क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयां अरूज पर कत्ल, डकैती, राहजनी, मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की 1.5 दर्जन से जायद वारदातों में मुलविस 4 खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान आमिर उर्फ आमरी अपने दीगर साथियों के हमरा चुनिया और इसके गिरदोनवा में मोटरसाइकिल छीनने और चोरी करने की वारदातें करते थे। मुलजिमान खुद मोटरसाइकिल मैकेनिक है जो मोटरसाइकिलों को स्पेयर पार्ट्स की सूरत में फरोख्त करते थे। मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 9 मोटरसाइकिल, नकदी 2 लाख रुपए और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश कत्ल, डकैती, राहजनी, मोटरसाइकिल छीनने और चोरी की 1.5 दर्जन से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया। इसके अलावा थाना सिटी चुनिया पुलिस ने चंद रोज कबल निजी मशरूब साज कंपनी पर डकैती करने वाले एक मुलजिम एहसान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से डकैती में सवार होने वाली कार, नकदी 1 लाख रुपए बरामद कर लिए। डीपीओ कसूर जाहिद नवाज मरवत की अच्छी कारकर्दगी पर थाना सिटी चुनिया पुलिस की शाबाश। समग्र थाना तरखानी की बड़ी कार्रवाई, मुलजिम हुसैन रजा से भारी मिकदार में चर्स, नाजायज असलहा, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। समुद्री थाना तरखानी पुलिस ने नवाही गांव 226 गांव बे के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम हुसैन रजा से 1320 ग्राम चर्स, 1 अदद मोबाइल फोन, 2300 रुपए नकदी, 1 अदद 30 बोर पिस्टल और 8 रोंद बरामद कर लिए। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम हुसैन रजा जो मुगलपुरा लाहौर का रिहायशी बताया जाता है, जो गुजरा रोड की तरफ से बसवारी की तरफ आ रहा था, जिसे SHO मियां असगर अली ने मशकूक जानकर रोका। पुलिस ने मुलजिम हुसैन रजा के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। हासिलपुर के जुडिशल कम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद नदीम सुखेड़ा और एडिशनल सेशन जज मोहम्मद ताहिर खलील ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर सदर बार एसोसिएशन और जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि माहौलियाती आलूदगी का खात्मा हो सके। दरख्त फिजा को साफ रखते और दरिया के कटाव को रोकने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि उनका मजीद कहना था कि इनसे ईंधन का काम भी लिया जा सकता है। आखिर में दुआ खैर और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। उमरकोट की तहसील पथौरों के करीब काही नहर को 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। इलाका मकीनों का कहना है कि काही नहर को चौथी मर्तबा शगाफ पड़ा है। उमरकोट डूबने के करीब है और महकमा इरिगेशन हाथ पे हाथ रखे बैठा है। उमरकोट डूबने के करीब है। शहर में अफरा तफरी जैसा माहौल है। शहरियों ने महफूज मुकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी।
जबकि इलाका मकीनों का कहना था कि शगाफ पड़ने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रेला पथोरो शहर में दाखिल हो चुका है, जिससे शहर डूबने का खदशा पैदा हो गया। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि महकमा इरिगेशन को बरवक्त इतला के बावजूद अमला ना पहुंचा, जबकि शहरी अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।